गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वैसे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी सीख लिया है चैप्टर लास्ट टाइम, वो हमारे प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट के बाद करंट अगर किसी वायर से जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या पहले तो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट किया गया, ठीक है। इन 1820 हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड फर्स्ट डिस्कवर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। तो पहली बार ये 20 में हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने फर्स्ट डिस्कवर किया क्या? मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। आपको वो एक्सपेरिमेंट पता होगा, वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वायर के नजदीक कंपास रखा था, वायर से जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो डिफ्लेक्शन देता है, तो उससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसी ये डिस्कवरी आई उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए दैट इज गॉस, हेनरी एंड फैराडे एंड अदर बहुत सारे जो साइंटिस्ट shows that magnetic field is the important partner of electric field। तो ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मींस दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, दोनों क्या करते हैं? रिलेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देन मैक्सवेल थ्योरेटिकल वर्क हाईलाइट द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैक्सवेल वाले इक्वेशन आएंगे आपको। तो 11th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा मैक्सवेल वाले इक्वेशन देखे। तो मैक्सवेल के थ्योरेटिकल वर्क जो उसने इक्वेशन बनाए उससे पता चला कि क्या देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारा कुछ एप्लीकेशन बनाया गया क्योंकि हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है। मैक्सवेल ने उसको थ्योरेटिकली हाईलाइट किया कि कैसे ये हो सकता है, उसकी वजह से ये सारे एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टेशनरी चार्ज का स्टडी किया था। देन स्टेशनरी चार्ज में क्या होता है कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इज नथिंग बट अ मूविंग चार्ज, तो जब चार्ज मूव करता है तब भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो नाउ वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन चार्ज इन अ मोशन, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं। तो मोशन में जब चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे? ये एक एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज बैटरी को हमने दो वायर लगा दिए और दोनों में अगर हमने करंट भेजा, कैसे? देखो, पॉजिटिव से करंट आ रहा है और निगेटिव से रिटर्न आ रहा है। तो देखो दोनों वायर में करंट अपोजिट है, दोनों वायर में करंट अपोजिट है। इस केस में वायर एक दूसरे को रिपेल करती है। वायर एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। रिपेल करना मींस फोर्स अप्लाई करना। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर क्या करती है? एक दूसरे को रिपेल करती है, मींस फोर्स अप्लाई करती है। सिमिलरली अगर यही कनेक्शन मैंने उल्टा कर दिया, इस वायर को घुमा दिया उल्टा, तो अब करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ऐसे जाएंगे, देन नीचे से ऊपर। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज मोशन में होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो रिपेल करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जब करंट फ्लो करता है वायर में से तो फोर्स अप्लाई होता है। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रहा है। अब
जब ये करंट फ्लो करता है, ये फोर्स भी अप्लाई करता है, जब ये करंट फ्लो करता है, अगर इस वायर के नजदीक हम कंपास रख दे तो हमें क्या पता चला कि उस कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। मींस वायर के सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। वायर के सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक नीडल से, हम मैग्नेटिक नीडल से मीन्स यहाँ मैग्नेटिक नीडल, यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखोगे आप तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। तो उससे हमें पता चला कि सर्कुलर मोशन में करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब आपने लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में ये लॉ स्टडी किया होगा, ये लॉ स्टडी किया होगा। लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर से या वायर से करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर या वायर से करंट फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जनरली हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इमेजिन दैट द करंट कैरिंग वायर इज ग्रैब्ड इन योर राइट हैंड, ग्रैब्ड इन योर राइट हैंड with the thumb pointing the direction of current, then your finger curve around the direction of magnetic field। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, अगर इसको हम राइट हैंड में पकड़ते हैं, राइट हैंड में पकड़ते, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत बार हमने स्टडी कर लिया है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जब वायर से करंट फ्लो करता है तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरा वायर रख दे, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरा वायर रख दे तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि क्या होता है, फोर्स तो अप्लाई होता है। अब ये फोर्स क्यों अप्लाई होता है, क्यों अट्रैक्ट और क्यों रिपेल होते हैं, उसका रीजन अब यहां है कि देखो, अगर वायर वन से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरा वायर रख दे, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरा वायर रख दे, देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है अपने पेपर के प्लेन पे। आपका अगर नोटबुक पे आप ड्रॉ कर रहे हो तो प्लेन ऑफ पेपर पे अंदर जा रहा है, अभी ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, अभी ये बोर्ड के मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ओके, करंट का डायरेक्शन, इस वायर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड मींस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डाउनवर्ड, चार्ज का डायरेक्शन डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v, इसलिए वेलोसिटी v डाउनवर्ड दिखाया है। अब जब ऐसा केस होगा कि करंट दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर फोर्स अप्लाई होगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि एक वायर से करंट फ्लो करते, वायर वन से करंट फ्लो कर रहा है तो वो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसमें हम दूसरा वायर रखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगा, ओके। और उसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा, उसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा। और चार्ज मोशन में, हमने कहा जब चार्ज मोशन में रहते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है, उसमें क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। वो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। तो कहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर वन एट एनी पॉइंट on the wire 2 is directed into the plane of paper, directed into the plane of paper. The electron flow in a direction, electron flow in a direction opposite to the conventional current, then wire 2 experience a force F toward wire 1। तो अगर पहले वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें हम दूसरा वायर रखेंगे और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो टुवर्ड्स फर्स्ट वायर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये अपोजिट होगा तो फोर्स रिपेल वाला रहेगा। तो ये समझ में आ गया, इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। इसी को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स। तो आते हैं टॉपिक पे हम, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अब हम किसे कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स हम किसे कहेंगे। अभी हमने देखा जो भी फोर्स हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फोर्स Fm, द मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम इंडिकेट करेंगे Fm से। अब ये किस पे अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे।
किस पे अप्लाई हो रहा है कि करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसका स्टडी कर रहे थे, मोशन में जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है। द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब ये फोर्स क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोशन में मूव कर रहा है विथ चार्ज minus E. A magnetic force Fm on an electron with an charge minus E moving with velocity moving with velocity v in magnetic field B is given by, अगर एक इलेक्ट्रॉन v इतने वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड v में, मैग्नेटिक फील्ड b में अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा। द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस D। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर हम जनरल कहते हैं कि कोई Q चार्ज मोशन में है तो इन जनरल फॉर चार्ज Q, फॉर चार्ज Q, यही फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, एफ एम इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये हो गया मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अगर चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा, इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, इफ बोथ इलेक्ट्रिक and magnetic field are present अब दोनों फील्ड है, देन फोर्स ऑन चार्ज Q, देन फोर्स ऑन चार्ज Q इज गिवन बाय, अब दो फोर्स है तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टडी किया कि अगर इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं, पॉइंट चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज एंड देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी हमने फाइंड आउट किया, तो दोनों की वजह से अब फोर्स अप्लाई होगा। तो वो टोटल फोर्स कितना होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, टोटल फोर्स होगा F, टोटल फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, ये टोटल फोर्स अप्लाई होगा। अब ये आया कहां सा, ये कहां से आया, तो इसको स्प्लिट अप कर दो, ये होगा QE प्लस Q V क्रॉस B, ठीक है। तो अब ये जो टोटल फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को कहा जाता है लॉरेंस फोर्स, इसी को क्या कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स। तो ये फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसी को क्या कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स। याद रखो, लॉरेंस फोर्स इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस मैग्नेटिक फील्ड, वेयर Fe क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड Fm फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। उसे क्या कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स। समझ में आ गया लॉरेंस फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, QE, और मैग्नेटिक फील्ड QV क्रॉस B। अभी हमने फाइंड आउट किया, तो अगर हम Q कॉमन निकालेंगे तो E प्लस V क्रॉस B, ये होगा दोनों का, ठीक है। ये और इसी को कहेंगे हम लॉरेंस फोर्स। दोनों फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है वो ये फोर्स है। अब नेक्स्ट अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स स्टडी करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स। चलो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या है, F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, ये हमारा लॉरेंस फोर्स है। अब पहला पॉइंट, अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, ओके। इफ ऐसा लिखते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल moving in direction of magnetic field B। अब क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है B, तो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में चार्ज Q भी मोशन में है, V उसी डायरेक्शन में चार्ज मोशन में है, तो हम बोल सकते हैं V पैरेलल टू B, ये दोनों पैरेलल है, तो इनमें एंगल क्या होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों में एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम अभी फोर्स फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक ई पे डिपेंड करेगा, उसका कुछ लेना नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देन मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। V क्रॉस B मीन्स Q V B साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जा रहे, तब चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जा रहे तब ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। सेकेंड, इफ चार्ज इज स्टेशनरी, अगर चार्ज स्टेशनरी है मीन्स V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, उस केस में भी क्या होगा, Fm Q V क्रॉस B, V का वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये दोनों कंडीशन में फोर्स 0 होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज मोशन में है, या दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तब मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। एंड इफ चार्ज इज स्टेशनरी, अगर चार्ज रुका हुआ है तब भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है, चार्ज मोशन में होना ही चाहिए तभी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। ये समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम फाइंड करते कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करता है। अगर ये फोर्स अप्लाई होता है चार्ज के ऊपर तो फिर कितना वर्क करेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन कितना स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाए। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? देखो Q V क्रॉस B वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट इज डिपेंड ऑन Q मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज नेक्स्ट velocity of charge and third strength of magnetic field। ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें V क्रॉस B है, इसमें क्या है? V क्रॉस B। तो अब ये दोनों पे डिपेंड करेगा V क्रॉस B। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट तो सीखा होगा, V और B, अगर इन दोनों में एंगल थीटा है, दोनों में एंगल क्या है? थीटा है। तो हमने 11th में स्टडी किया है वेक्टर प्रोडक्ट P एंड Q अगर वेक्टर है और उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट कहाँ आता है? उसका रिजल्टेंट आता है परपेंडिकुलर टू P एंड Q, दोनों को परपेंडिकुलर में आता है P क्रॉस Q। ठीक है, सिमिलरली यहां भी V एंड B इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी क्या आएगा? परपेंडिकुलर में आएगा। तो V क्रॉस B किसमें आएगा? परपेंडिकुलर में, मीन्स ये V को भी 90 डिग्री रहेगा और B को भी 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखो फोर्स का डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन ये किसके डायरेक्शन में होगा? V क्रॉस B के डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और V क्रॉस B के डायरेक्शन में फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नाउ मैग्नेटिक फोर्स Fm इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देन क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? Fm v cos थीटा, ठीक है, ये होगा डॉट प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या है? थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ है 90 डिग्री। V और
एफ और वी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री क्रॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो एफ एम क्रॉस वी सॉरी डॉट वी इज इक्वल टू 0, ये आता है 0। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता, याद रखो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता। तो इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स में चेंज द डायरेक्शन, बट वो स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता। ये समझ में आ गया, ओके। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। तो अब साइक्लोट्रॉन मोशन के बारे में हम स्टडी करना है। साइक्लोट्रॉन के बारे में आप जानते होंगे, इस तरह से वर्लपूल टाइप मोशन होता है, उसे कहते हैं हम साइक्लोट्रॉन। तो इसी मोशन का अभी हम फॉर्मूला पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसको यूज करेंगे आगे। तो ये जो फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं वो बहुत इजी है। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, ये हमेशा याद रखो। जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आता है तो वो कौन सा पाथ ट्रेस करता है, सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। इन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इन magnetic field charged particle move in circular path। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है और अगर उसमें चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा और वो सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो हमने एक फिगर ड्रॉ किया कि यहां अगर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू मोशन में है विथ वेलोसिटी v, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड जा रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा, एफएम का होगा टुवर्ड्स सेंटर। नाउ कंसीडर चार्ज q moving in a circular path moving in magnetic field B अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो प्लेन अंदर जा रहा है, पेपर के कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड, पेपर के इनसाइड जा रहा है, ठीक है। सो कंसीडर चार्ज क्यू मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है, देन चार्ज मूव इन अ सर्कुलर पाथ
charge move in circular path of radius r due to magnetic field, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज इज टूवर्ड्स सेंटर। जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो कहां होगा, टूवर्ड्स सेंटर, और उसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। तो अब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड्स सेंटर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किसका काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स दैट इज Fm इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमें पता है, परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली लिख लेता हूं, QVB इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r। रेडियस r है, मास m, मास ऑफ द चार्ज और मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एंड r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, q इज अ चार्ज, v इज द वेलोसिटी, एंड b क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसमें से v कट हो जाएगा, v कट हो गया, r यहां आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, QBR इज इक्वल टू mv, QVBR इज इक्वल टू mv, और इसी को हम क्या कहेंगे, mv इज इक्वल टू QBR। mv मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट p, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू QBR। इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आगे हमें यूज करना है, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं। तो समझ में आ गया, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा। अब जब सर्कुलर पाथ ट्रेस हो रहा है तो सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगेगा हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमारे पास है, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ उसको कंपेयर किया तो हमें एक फॉर्मूला मिला कि मोमेंटम इज इक्वल टू QBR। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। देखो अब यहाँ अगर हम देखते हैं ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कांस्टेंट अप्लाई किया गया है तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो पहले वेलोसिटी कम थी तो रेडियस छोटा था, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो ये मोशन को हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन मोशन। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन मोशन। तो क्या कह रहा है ये, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता जाएगा और मोशन क्या होगा, इस मोशन को कहेंगे हम साइक्लोट्रॉन मोशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करना है, हम यूज करेंगे इसको किसमें, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। किसमें यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। अब ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है क्या, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, मींस ये आयन को या चार्ज पार्टिकल को ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो जनरली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, अ पार्टिकल एक्सेलरेटर have play a key role to providing the high energy particle beam useful in study particle matter interaction and some are useful in the medical treatment। ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हम बाहर छोड़ते हैं तो उससे बीम बनता है। उससे क्या बनता है, पार्टिकल का बीम बनता है, मींस इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम या आयन बीम, ऐसे आयन बीम बनता रहेगा। सो पार्टिकल एक्सेलरेटर हैव प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग द हाई एनर्जी पार्टिकल बीम, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, एक तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी या फिर
गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम वाला पार्टिकल मीन्स ऐसे पार्टिकल बीम हम जनरेट करेंगे। अब इस पार्टिकल बीम का स्टडी कहाँ होता है? एक तो पार्टिकल मैटर इंटरेक्शन, किसी पार्टिकल को मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है, बम्बार्ड करना है और उसमें चेंजेस फाइंड आउट करना है, तो पार्टिकल मैटर इंटरेक्शन में होता है। सम यूजफुल इन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे ट्यूमर पे इंसिडेंट करने के लिए इसका यूज होता है, तो कुछ मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। अब साइक्लोट्रॉन वाला हम यूज कर रहे थे। साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन क्या है? ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटिंग अ चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। ये क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, मीन्स उसका स्पीड बढ़ाते जाता है, एक्सेलरेट करता है, बहुत हाई एनर्जी तक उसको लेके जाता है। सो द साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये चार्ज पार्टिकल को ही मूव कर सकता है, जिसके ऊपर चार्ज है उसको ही एक्सेलरेट कर सकता है। एन एक्सेलरेटिंग पार्टिकल इज टू हैविंग अ हाई एनर्जी, मींस एक्सेलरेट हाई एनर्जी इसमें क्रिएट करता है। देन इसका इन्वेंशन किसने किया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इसका इन्वेंशन किया था इन 1934। इसका इन्वेंशन किसने किया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन 1934। किसके लिए? पर्पस क्या था उनका? स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उन्होंने ये डिवाइस बनाया था, साइक्लोट्रॉन डिवाइस बनाया था। तो बोथ इसमें दोनों फील्ड यूज होता है, बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड यूज इन अ साइक्लोट्रॉन इन कॉम्बिनेशन। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का स्टडी किया है। इंट्रोडक्शन में हमने दोनों का स्टडी कर लिया। तो अब बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर यूजफुल इन अ साइक्लोट्रॉन कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी यहाँ यूज किए जाते हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। दीज आर अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस दे आर नोन एज अ क्रॉस फील्ड। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड मींस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं हम, तो उसे कहा जाता है क्रॉस फील्ड। उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस फील्ड। तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का काम हमने देखा है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल को सर्कल में घुमाना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वर्क नहीं कर सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। चार्ज पार्टिकल को क्या करना? एक्सेलरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है। ये समझ में आ गया? ये हो गया इंट्रोडक्शन साइक्लोट्रॉन का। अब साइक्लोट्रॉन बनता कैसे? अब साइक्लोट्रॉन बनता कैसे? ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल प्लेट्स, डिस्क लाइक मेटल चेंबर कॉल्ड डीज, और डीज। अब मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि अब ये किससे बनता है? दो मेटल चेंबर से, दो मेटल चेंबर से ठीक है, उसको हम डीज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। सिंपल, पहले बुक वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यहां हम दो डीज ड्रॉ करेंगे। तो ये चेंबर है, इसे क्या कहेंगे? डीज। एक को कहेंगे D1, एक को कहेंगे D2, एक को कहेंगे D1 और एक को कहेंगे D2। सो साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू D शेप metal chamber D1 and D2, D1 and D2 called Ds,
कॉल्ड डीज। अब इसमें दो फील्ड अप्लाई होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कितनी फील्ड बनाते हैं हम? 1.5 टेस्ला। कितना? 1.5 टेस्ला, अप टू 1.5 टेस्ला। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे 1.5 टेस्ला। देन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सेकेंड थर्ड, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे कितना? 10,000 वोल्ट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्ट at a high frequency of 10 megahertz. High frequency of 10 megahertz is applied between is applied between two Ds. तो अब यहां हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं? एसी सोर्स, जिसका वोल्टेज कितना है? 10,000 वोल्ट है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज इतनी है। इतनी फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो यहां एक हम एसी सोर्स लगाएंगे, ठीक है, एसी सोर्स लगाएंगे। देन अ पॉजिटिव आयन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गैस आयनाइजेशन सोर्स। Positive ion introduced by gas ionization, by a gas ionizing सोर्स। अब इसको कहाँ रखा जाएगा? केप्ट एट पॉइंट पी, केप्ट एट पॉइंट पी इन बिटवीन टू डीज। तो अब जो भी आयन बनाया गया गैस सोर्स से, आयनाइजिंग गैस, वो हम रखेंगे पी पॉइंट पे, दोनों डीज के सेंटर में, दोनों डीज के सेंटर में। अब इसको पॉजिटिव चार्ज को कौन एक्सेलरेट करेगा? निगेटिव पोटेंशियल। सो वंस द आयन इमिटेड, वंस आयन इमिटेड, it accelerated by negative potential या नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव पोटेंशियल से ये क्या होगा? एक्सेलरेट होगा एंड परफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन तो ये क्या होगा? आयन जो इमिटेड होगा वो निगेटिव चार्ज से एक्सेलरेट होगा और ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन कहाँ? विद इन डी, विद इन डी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसका वर्किंग हम समझ लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहां मैं एक डायग्राम अलग टाइप से ड्रॉ करता हूं। इस तरीके से डी का चेंबर होता है,
इस तरीके से ये चेंबर बनते हैं, अंदर हॉलो स्पेस होता है। ओके, इस तरह से के ये डी होते हैं, D1 एंड D2। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके ऊपर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ, इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। कितना हो सकता है, 1.5 टेस्ला तक, 1.5 टेस्ला तक। देन इसके अंदर हमने अप्लाई किया है क्या, एसी सोर्स कनेक्ट किया है इसको, यहां हमने एसी सोर्स कनेक्ट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 मेगाहर्ट्ज, और वोल्टेज कितना है, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट, ये याद रखना है। अब 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मींस क्या है, अब फ्रीक्वेंसी पहला D1 पॉजिटिव होगा, D2 नेगेटिव होगा। ओके, देन थोड़ी देर बाद D1 नेगेटिव होगा, D2 पॉजिटिव होगा, वापस थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे D1 D2 में पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल चेंज होता रहेगा। तो ये किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगा मींस 10⁶ टाइम। तो एक सेकेंड में 10 इंटू 10⁶ टाइम से साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव +6। ओके, मेगा मींस +6। तो ये कितने बार चेंज करेंगे, इतने टाइम ये तो इतने टाइम, एक सेकेंड में नियर अबाउट इतने टाइम्स साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझ में आ गया। तो ये चेंजेस हो रहे हैं, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो अब क्या होगा, यहां हम पी पॉइंट है, सेंटर में क्या है, पी पॉइंट है, सेंटर में हमारा पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही पहले D1 निगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन को कौन खींचेगा, नेगेटिव D1 खींचेगा, तो ये अंदर जाएगा, D1 के अंदर जाएगा, D1 के अंदर जाएगा। तब तक थोड़ी देर में, जब तक ये सर्कुलर मोशन करेगा, अब जब ये मोशन कर रहा है तो एसी सोर्स उसको एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है। जैसे ही ये एंड पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, वापस निगेटिव इसको खींचेगा, ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, वापस थोड़ी देर बाद ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव इसको खींचेगा, वापस यहां तक आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये सर्कुलर मोशन, ऐसे करते करते ये स्पाइरल मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा। तो जितना स्पीड बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा, हमने वो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला देखा था, जितना स्पीड बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा। तो ये समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ जैसे जैसे D1 और D2 का साइन चेंज होगा, उस हिसाब से पार्टिकल अट्रैक्ट होगा और सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से सर्कुलर मोशन करते करते मीन्स ये स्पाइरल मोशन होगा, और जब इसको स्पीड मिल जाएगा तो इसको हम एग्जिट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। विंडो होगा यहाँ W विंडो, विंडो से हमने एग्जिट कर दिया। तो अब यहाँ जो रेडियस होगी वो होगी मैक्सिमम रेडियस, वो क्या होगी, मैक्सिमम रेडियस। जब मैक्सिमम रेडियस में आ जाएगा तो इसको हम रिलीज कर देंगे और वो टारगेट पे इंसिडेंट हो जाएगा। कहाँ इंसिडेंट होगा, ये टारगेट पे इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोटॉन इज पॉजिटिव सोर्स। ठीक है, अब ये हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि क्या होता है। हाँ,
कंसिडर आयन सोर्स प्लेस एट पॉइंट P consider iron source placed at point P, move in a circular path, move in a semicircular path. कौन से सेमी सर्कुलर पाथ में ये घूमता रहता है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, t इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो हम मानते हैं t इज अ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब हमें फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी, हमें फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी, कि चार्ज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करनी पड़ती है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो t is the time period of a revolution, time period of revolution using cyclotron formula, using cyclotron formula। अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या कहता है, mv इज इक्वल टू QBR, mv इज इक्वल टू QBR। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। सो नाउ t is equal to time period, t distance upon velocity, distance upon velocity, ये फॉर्मूला, velocity is equal to distance upon time, so distance is equal to where time is equal to distance upon velocity। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू कितना होगा, QBR अपॉन m। तो पुट करो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr QBR अपॉन m, r कट, m ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा m इंटू 2π डिवाइडेड बाई QB। ये होगा हमारा टाइम पीरियड, ये क्या होगा हमारा टाइम पीरियड। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन f इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा QB डिवाइडेड बाय 2m पाई, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड हो गया, तो इस फ्रीक्वेंसी, जो भी ये फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमें एसी करंट की सेट करनी होगी, क्योंकि जो रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वही एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्यों ऐसा, कि जैसे ही ये यहां तक आ जाए तब हमारा क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी सेट करना जरूरी होता है, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी सेट करना जरूरी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे रिवोल्यूशन बढ़ता जाएगा रेडियस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखो मैक्सिमम रेडियस, जब ये बाहर आएगा तब सबसे ज्यादा रेडियस होगी, तब सबसे ज्यादा स्पीड होगा, तो इस कंडीशन पे हमारा काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। सो काइनेटिक एनर्जी, अब हमें क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर मैक्सिमम ये क्या है, रेडियस ऑफ आयन बिफोर एग्जिट, या इसे आर एग्जिट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आर एग्जिट भी कहते हैं। बिफोर एग्जिट होने से पहले इसका रेडियस क्या था, मैक्सिमम या आर एग्जिट था,
तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी आर मैक्सिमम या आर एग्जिट, इसे आर मैक्सिमम भी कहते हैं या इसे आर एग्जिट भी कहते हैं, आर एग्जिट भी कहते हैं। तो बुक में आर एग्जिट लिखा होता है, आप आर एग्जिट भी लिख सकते हो या आर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, क्यू बी आर मैक्स डिवाइडेड बाय एम, ये होगी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी का वैल्यू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, एम एम कट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। ये होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये होगा काइनेटिक, और ये 2 रह गए हैं 2m, तो ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया। हमने अभी जो टॉपिक कवर किए उसमें क्या क्या कवर किया, पहले तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देन हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला फाइंड किया, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी क्रॉस बी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, और फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। देन लॉरेंस फोर्स के बाद हमने स्टडी किया कि साइक्लोट्रॉन मोशन, तो जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, या जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, तो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है तो क्या होता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो काम कौन करता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो उससे हमने साइक्लोट्रॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या कहता है कि एज रेडियस इंक्रीजेस वेलोसिटी, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो जितनी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी उतनी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। वही फॉर्मूला हमने यूज किया साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर हमने कहा कि पार्टिकल एक्सेलरेटर है, इसमें क्या होते हैं, 2 डीज होते हैं, D1 एंड D2, ये IMP है, इसको पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है, 2 डीज होते हैं, D1 एंड D2। डी क्या होता है, एक चेंबर होता है, हॉलो चेंबर डी शेप का, उसे डीज कहा जाता है। इसमें हम चार्ज पार्टिकल को घुमाते हैं और उसको मैक्सिमम एनर्जी तक लेके आते हैं। जैसे ये मैक्सिमम एनर्जी तक आ जाएगा घूमते घूमते, हम इसको क्या कहते हैं, टारगेट पे इंसिडेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। वो कितना देंगे, 1.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाने का काम करता है, ये समझ में आ गया। देन उसको एक्सेलरेट करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एसी सोर्स हम लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया है। उसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और यहाँ आयनाइजेशन से हम यहाँ क्या करेंगे, गैस आयनाइजेशन से हमें पॉजिटिव आयन लेके आएंगे, और जैसे जैसे अब इसमें पोटेंशियल चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, उस तरीके से ये क्या होगा, घूमता जाएगा और इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। जब ये घूमेगा तो उसके लिए टाइम पीरियड लगेगा, उसके लिए क्या लगेगा, टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया। देन इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो हमने फाइंड आउट की। तो ये देखो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया, टाइम पीरियड कितना मिला हमें, टाइम पीरियड 2m पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी। उससे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू बी डिवाइडेड बाई 2m पाई। एंड देन उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों भी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों भी फॉर्मूले। और ये साइक्लोट्रॉन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो साइक्लोट्रॉन का स्टडी अच्छे से करके रखो। तो ये IMP टॉपिक है। तो यहाँ अब हम अपना टॉपिक पहला लेक्चर खत्म करते हैं।